चलिए आज हम बात करेंगे पंचशील समझौते से जुड़ी एक खबर के बारे में। उत्तराखंड की शांत सीमा के पीछे छिपी है 1954 की गलतफहमी, जहां नेहरू ने स्टेबिलिटी फर्स्ट सोचा लेकिन चीन ने कुछ और। सीडीएस चौहान अब कहते हैं कि अब फर्स्ट विलेजेस को मजबूत करो वरना जो इतिहास है वो दोहराया जाएगा। अगर खबर देखें तो सीमा बनाम सरहदें। सीडीएस चौहान ने नेहरू के 1954 के पंचशील समझौते का पुनर्मूल्यांकन किया है। उन्होंने क्या किया है, कैसे देखें तो सीमाएं बनाम सरहदें। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में 13 फरवरी 2026 को देहरादून में भारत हिमालय स्ट्रेटेजी फॉर्म BHISHM में जवाहरलाल नेहरू के 1954 के पंचशील समझौते का पुनर्मूल्यांकन किया है। उन्होंने सीमाओं और सरहदों के बीच अंतर स्पष्ट किया और नेहरू के फैसले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताया। जैसे अगर हम पॉइंट वाइज को कवर करें तो सबसे पहले हम सीमाओं और सरहदों के बारे में देखेंगे। तो सीमा की बात करें तो जो राज्यों के बीच स्पष्ट राजनीतिक और कानूनी रेखा होती है उसे हम सीमा कहते हैं। जैसे दो राज्यों के बीच स्पष्ट राजनीतिक और कानूनी रेखा होती है जो मैप पर और जमीन पर चिन्हित होती है, यह संप्रभुता की सीमा है जिसे औपचारिक समझौते से तय किया जाता है और अच्छी तरह से सुरक्षित और रक्षित रखा जाता है। सरहदों की बात करें तो व्यापक, धुंधला और रग्ड क्षेत्र, जोन या कोई एरिया जो सभ्यता के मिलन का बिंदु हो। यानी कि व्यापक, स्पष्ट और रग्ड क्षेत्र होता है जो भूगोल, पारंपरिक रीति रिवाजों, सभ्यताओं के बीच संपर्क क्षेत्र आधारित होता है। यह सभ्यताओं के मिलन स्थल है जहां आदान प्रदान होता है और इसे हमेशा सख्ती से गार्ड नहीं किया जा सकता। सीडीएस ने कहा कि हिमालय क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सरहद जैसा है लेकिन आधुनिक समय में इसे सीमा के रूप में देखने की जरूरत है। उत्तराखंड को फ्रंटलाइन राज्य बताया जहां सीमा शांतिपूर्ण दिखती है लेकिन विवाद की जड़ें यहीं से शुरू हुई हैं। अब बात करें हम अगले पॉइंट की, जो कि है 1954 का पंचशील समझौते का पुनर्मूल्यांकन। यानी कि उन्होंने जो पंचशील समझौता है उसका जो पुनर्मूल्यांकन है वो कैसे किया है। तो सबसे पहले ये जो समझौता है, अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो यह है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन द तिब्बत रीजियन ऑफ चाइना एंड इंडिया, 29 अप्रैल 1954। 5 इसमें सिद्धांत क्या थे, तो इसमें एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का आपसी सम्मान था। दूसरा था पारस्परिक गैर आक्रमण। तीसरा सिद्धांत है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ। वहीं पांचवा है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। ये सिद्धांत बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रसिद्ध हुए। बात करें ये क्यों जो पुनर्मूल्यांकन है वो जरूरी है, तो सीडीएस ने इसे पैरागमेटिक कदम बताया लेकिन लंबे समय में तिब्बत बफर खो गया। अब भारत चीन डायरेक्ट बॉर्डर पर है। यह वर्तमान LAC विवाद, गलवान और उत्तराखंड वहीं मध्य सेक्टर को ऐतिहासिक नजरिए से समझाता है। नेहरू की स्टेबिलिटी फर्स्ट नीति अच्छी नीयत वाली थी लेकिन इंटरप्रेटेशन अलग होने से जो समस्या है वो बनी है। अब बात करें जो सीडीएस चौहान है उनके जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या हैं, तो सीडीएस जो चौहान है उनके जो मुख्य बिंदु हैं BHISHM के बारे में भाषण से। तो नेहरू का उद्देश्य, स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश छोड़ गई और भारत को तय करना था कि हमारा जो फ्रंट है वो कहाँ है। पूर्व में मैकमोहन लाइन थी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में लद्दाख में कुछ दावे थे लेकिन मध्य सेक्टर उत्तराखंड और तिब्बत अस्पष्ट था। नेहरू ने सोचा कि पंचशील से उत्तर सीमा मुख्य रूप से मध्य पर स्थिरता आएगी और अच्छे संबंध बनेंगे, जैसे कि हिंदी चीनी भाई भाई। तिब्बत की मान्यता की बात करें तो 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना। सीडीएस ने कहा कि नेहरू को लगता था इससे बॉर्डर सेटल हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिश काल में मध्य क्षेत्र में कोई स्पष्ट लाइन नहीं थी। दोनों पक्षों की जरूरतों की बात करें तो चीन ने 1950 से 51 में तिब्बत पर लिबरेशन किया और लहासा तक पहुंचा। दोनों को इस क्षेत्र में स्थिरता चाहिए थी और भारत को अच्छे संबंध और चीन को बफर जोन में स्थिरता चाहिए थी। गलत फहमियों की बात करें तो भारत ने समझा कि समझौता सीमा विवाद सुलझा रहा है।
लेकिन चीन ने इसे सिर्फ व्यापार और कूटनीति तक सीमित रखा, बॉर्डर सेटलमेंट नहीं। सीडीएस ने इस पर कहा कि नेहरू assumed दैट इट हैड सेटल्ड इट बॉर्डर बट चाइना थॉट अदरवाइज। यही मिसमैच है, यानी कि जो गलतफहमी है, वो 1962 के युद्ध और आज के एलएसी तनाव की जड़ है। वर्तमान प्रासंगिकता की बात करें तो मध्य सेक्टर यानी कि उत्तराखंड अभी शांतिपूर्ण दिखता है, लेकिन विवाद की जड़ें यहीं से हैं। सीडीएस ने कहा कि अब जो सरहद को जो बॉर्डर है, सरहद को बॉर्डर सीमा में बदलना जरूरी है। रग्ड क्षेत्र को मजबूत डिफेंस मैपिंग और फर्स्ट विलेज से सुरक्षित करना। वहीं तिब्बत की जो अगला जो पॉइंट है वो है सीडीएस के मुख्य उद्धरण जो है वो क्या है। ये जो चौहान है, सीडीएस चौहान के जो मुख्य उद्धरण है उनकी बात करें तो उन्होंने क्या कहा है। अ बॉर्डर इज अ कॉन्सेप्ट दैट सेपरेट्स टू नेशन स्टेट। बॉर्डर डिफाइन द पॉलिटिकल एंड लीगल लिमिटेड ऑफ अ नेशन। बॉर्डर आर वी गार्डेड, दे आर विल डेफिनेट। हिमालय ऐसी रूप से सरहद जैसा था, एक्सक्लूसिव की दीवार नहीं बल्कि जोन ऑफ इंटरेक्शन, संपर्क क्षेत्र था। लेकिन आज आधुनिक समय में इसे बॉर्डर के रूप में देखना और मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि तिब्बत का बफर खो गया और अब डायरेक्ट राष्ट्र जो राज्य है वो संपर्क है। अब बात करें ये महत्वपूर्ण जो अंतर है वो महत्वपूर्ण क्यों था। तो नेहरू के समय हिमालय जहाँ खासकर मध्य सेक्टर और उत्तराखंड को फर्टायर जैसा माना गया, इसलिए पंचशील से स्थिरता की मजबूती की गई, उम्मीद की गई। लेकिन चीन ने सिर्फ इसे व्यापार कूटनीति माना, बॉर्डर सेटलमेंट नहीं। यही मिसमैच 1962 युद्ध और आज के एलएसी तनाव की जड़ रहा। सीडीएस ने कहा कि अब हमें फर्टायर और बॉर्डर में बदलना जरूरी है, खासकर उत्तराखंड के फर्स्ट विलेज को मजबूत करना। अब बात करें तिब्बत की जो स्थिति है वो क्या है। तो तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने का मुद्दा भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद निर्णय है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में 13 फरवरी 2026 को देहरादून के भारत हिमालय स्ट्रेटजी फोरम में इसकी गहराई से चर्चा की और इसे नेहरू के 1954 के पंचशील समझौते के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन किया। स्थिति की बात करें तो 1912 में 1912 से 50 तक तिब्बत वास्तविक रूप से स्वतंत्र था और 13वें दलाई लामा ने 1913 में तिब्बत की स्वतंत्रता की एक तरफा घोषणा भी की थी। ब्रिटिश भारत के साथ तिब्बत के व्यापार, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध थे। मैकमोहन लाइन 1914 का शिमला समझौता पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में भारत तिब्बत सीमा तय करती थी। तिब्बत एक बफर राज्य की तरह काम करता था। भारत और चीन के बीच कोई सीधी सीमा नहीं थी। भारत की ने जो चीन है उसने तिब्बत पर जो कब्जा है वो कैसे किया था 1950 से 51 में। तो 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना माओ त्से तुंग की स्थापना हुई। 1950 में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने तिब्बत पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। 23 मई 1951 को तिब्बत को 13 सूत्रीय समझौता 17 पॉइंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस समझौते में तिब्बत के चीन की संप्रभुता को स्वीकार किया गया, लेकिन दलाई लामा में इस समझौते को जबरदस्ती थोपा गया बताया जाता है। 1951 के बाद ने तिब्बत पर पूर्ण जो नियंत्रण है वो स्थापित करना शुरू कर दिया था चाइना ने। अब बात करें 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा कब और कैसे माना। तो 29 अप्रैल 1954 को पेकिंग बीजिंग में भारत चीन समझौता हुआ था। इसका समझौते का पूरा नाम था एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया। इस समझौते की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि भारत तिब्बत को चीन के तिब्बत क्षेत्र तिब्बत रीजन ऑफ चाइना के रूप में मानता है। समझौते के साथ ही पंचशील के 5 सिद्धांत भी अपनाए गए। भारत ने तिब्बत में अपने जो व्यापारिक दूतावास हैं, ट्रेड एजेंसीज हैं, उनको जारी रखने की व्यवस्था की, लेकिन अब ये चीन के तिब्बत क्षेत्र में काम करते थे। यह भारत की ओर औपचारिक मान्यता डीज और रिकॉग्नाइजेशन थी कि तिब्बत अब चीन का अभिन्न अंग है।
सीडीएस जनरल अनिल चौहान के पुनर्जो मूल्यांकन है उसकी बात करें तो सीडीएस ने कहा 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना और पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन नेहरू का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश चले गए, पूर्व में मैकमोहन लाइन थी, पश्चिम में लद्दाख क्षेत्र था, लेकिन मध्य सेक्टर मुख्य रूप से उत्तराखंड और तिब्बत में कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। नेहरू को लगा कि तिब्बत को चीन का मानकर उत्तरी सीमा पर स्थिरता बना आएगी और अच्छे संबंध बनेंगे। लेकिन सीडीएस का मत क्या था? तो इनका मत था यह निर्णय व्यावहारिक था क्योंकि दोनों देशों को इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहिए थी। भारत ने सोचा कि यह समझौता उत्तरी सीमा को औपचारिक रूप से सुलझा देगा, लेकिन चीन ने इसे सिर्फ व्यापार और कूटनीति का समझौता माना, सीमा विवाद सुलझाने वाला नहीं। इसके परिणाम क्या हुए? तो तिब्बत का बफर क्षेत्र खो गया, भारत और चीन के बीच सीधी सीमा बन गई और यही गलतफहमी 1962 के युद्ध और आज की एलएसी विवाद की जड़ बनी। इसके मुख्य प्रभाव और आज के संदर्भ की बात करें तो तिब्बत के बाद भारत चीन सीमा लगभग 3488 किलोमीटर हो गई। मध्य सेक्टर में आज भी विवाद की जड़ें 1954 के इस मान्यता से जुड़ी हैं। सीडीएस ने कहा कि अब हमें सरहदों की सीमा में बदलना होगा, सरहदों को सीमा में बदलना होगा, यानी अस्पष्ट क्षेत्र को स्पष्ट करना होगा, मजबूत को रक्षित सीमा बनाना होगा। उत्तराखंड की सीमावर्ती गांव को पहले गांव के रूप में मजबूत करना जरूरी है। बात करें एलएसी के 3 मुख्य सेक्टर्स के बारे में। भारत चीन सीमा विवाद दुनिया के सबसे लंबे और जटिल विवादों में से एक है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। यह विवाद 1950 के दशक में चला आ रहा है। 1962 के युद्ध से लेकर 2020 की गलवान संघर्ष तक कई बार जो तनाव है वो बढ़ा है। पश्चिमी सेक्टर की बात करें तो इसका क्षेत्र है लद्दाख अक्साई चीन। इसकी लंबाई लगभग 1597 किलोमीटर है। मुख्य विवाद इसके जो इलाके हैं, मुख्य विवादित इलाके वो है अक्साई चीन, डेप्सांग, गलवान और पांगोंग तसो। वर्तमान स्थिति की इसकी बात करें तो 2020 से 24 के बाद इंगेजमेंट हुआ, लेकिन कुछ जो फ्रिक्शन है वो पॉइंट बाकी रही। तनाव कम लेकिन सतर्कता जारी रही। मध्य सेक्टर की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी सीमा लगभग 625 किलोमीटर लंबी है। इसके विवादित क्षेत्र है बाराहोटी और लिपुलेख और जंगजी और कुंगी-लिंग। इसके जो वर्तमान स्थिति है उसकी बात करें तो अपेक्षाकृत ये शांत रहता है, लेकिन सीडीएस चौहान ने हाल ही में कहा कि विवाद की जड़ें यहीं से शुरू हुई हैं, कोई बड़ा क्लेश नहीं। वहीं पूर्वी सेक्टर की बात करें तो इसका क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसकी लंबाई लगभग 1126 किलोमीटर लंबी है। इसके विवादित क्षेत्र है मैकमोहन लाइन, तवांग और दोकलाम। वर्तमान अगर इसकी स्थिति की बात करें तो चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत कहता है और भारत मजबूत दावा करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेस तेज जो है वो जारी है। ऐतिहासिक कुछ पृष्ठभूमियों की बात करें तो 1950 से 1951, जिसमें चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और भारत चीन के बीच बफर जोन खत्म हुआ। 1954 में पंचशील समझौता हुआ और भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना। नेहरू को लगा उत्तरी सीमा सुलझ गई, लेकिन चीन ने सिर्फ इसे व्यापार समझौता माना। 1959 चीन ने एलएसी का जिक्र किया, नेहरू ने अस्वीकार किया। 1962 में युद्ध हुआ, चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया और पूर्वी सेक्टर में मैकमोहन लाइन को चुनौती दी। 1993 से 2005 के बीच में समझौते हुए शांति बनाम रखने के लिए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। 2020 में गलवान घाटी, जहां 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और बड़े पैमाने पर टुकड़ियां तैनात रहीं। 20 से 24 के बीच में डिसएंगेजमेंट पेट्रोलिंग समझौते हुए, संबंधों में शुरू हुई और फ्लाइट वीजा ट्रेड पर बातचीत जारी हुई। अब बात करें सीडीएस चौहान की हिमालयी स्ट्रेटेजी के मुख्य जो बातें हैं उनके बारे में, यानी कि जो हिमालयी स्ट्रेटेजी है उसके बारे में सीडीएस चौहान ने क्या कहा है।
तो हिमालय को जोन ऑफ इंटरेक्शन माना है उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से हिमालयी सरहदें जैसा था एक्सक्लूसिव की दीवार नहीं, बल्कि सभ्यताओं, संस्कृति, व्यापार और लोगों का मिलन क्षेत्र था। प्राचीन काल में तिब्बत भारत के बीच बौद्ध धर्म, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था, लेकिन 1950 से 51 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करके यह बफर जोन खत्म कर दिया और अब भारत चीन डायरेक्ट बॉर्डर पर है। फ्रंटियर से बॉर्डर में बदलाव की बात करें तो पुराना जो धुंधलापन था उसको अब सख्ती में बदलना जरूरी है, क्योंकि रगड़ क्षेत्र को स्पष्ट जो मैपिंग है, गार्डनिंग है और जो डिफेंस से मजबूत सीमा बनाना जरूरी हो गया है। उत्तराखंड को फ्रंटलाइन राज्य कहा। यहाँ सीमा अभी शांतिपूर्ण दिखती है, लेकिन विवाद की जो मुख्य जड़ें हैं वो यहीं से शुरू होती हैं, मध्य सेक्टर से, लेकिन अभी ये अस्पष्ट बताया जाता है। फर्स्ट विलेज की अवधारणा की बात करें तो सीमावर्ती गांव को पहले गांव के रूप में देखना ये रक्षा की पहली पंक्ति है। इन्हें आर्थिक, सामाजिक और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड, बिजली और पर्यटन वहीं सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है। उत्तराखंड पर सिविलाइजेशन लैंडस्केप है, जहां पवित्र जगह जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और रणनीति के क्षेत्र साथ साथ हैं। BHISHM फॉर्म की जो भूमिका है उसकी बात करें तो देहरादून में यह फोरम है वो टेरेन यानी कि भू आकृति पर आधारित सिस्टम आधारित है और लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लंबी अवधि की सोच विकसित करने के लिए सही जगह है। हिमालय की रणनीति में इतिहास, भूगोल, संस्कृति और आधुनिक सुरक्षा है उसको एक साथ देखना जरूरी है। बात करें जो वर्तमान जो संदर्भ है हिमालयी स्ट्रेटेजी की, जो मुख्य जरूरतें हैं उनके बारे में, तो भारत चीन LAC तनाव, मध्य सेक्टर यानी कि उत्तराखंड हिमालय में कोई बड़ा क्लेश नहीं, लेकिन पेंटोशियल विवाद अभी भी जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेस की बात करें तो भारत विब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे और सैला टनल आदि बना रहा, लेकिन चीन भी गांव और रोपवे बना रहा है। रणनीतिक बदलाव की बात करें तो नेहरू की स्टेबिलिटी फर्स्ट नीति 1954 के पंचशील पैरामेट्रिक थी, लेकिन गलतफहमी से समस्या बनी। अब CDS कहते हैं कि फर्टायर और बॉर्डर में बदलो, वरना लंबे समय की सोच अपनाओ। सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन की बात करें तो पर्यटन, अर्थव्यवस्था और रक्षा साथ चलें, गांव को मजबूत करके स्थानीय लोगों को शामिल करना जरूरी है। यह स्ट्रेटजी सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक है। हिमालय को भारत की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र बनाना है। CDS का भाषण BHISHM को एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनाता है जहां टेरेन सेंसिटिव थिंकिंग हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।